8. मेरे दोस्त ने जैसे ही रक्त दंतिका नाम की चुड़ैल का नाम लिया, मेरे दिमाग में दो ही चीजें आईं। या तो सच में यहाँ पर कोई बहुत बुरी आत्मा का प्रवेश है, और या तो बाहर के जो लोग हैं वो इन चीजों को गलत बता रहे हैं। बाहर खड़े उस बुजुर्ग ने जब नाम लेने को मना किया था, फिर भी मेरे दोस्त ने इस नाम को ले लिया। डर की वजह से ही सही, लेकिन इस नाम को लेना नहीं चाहिए, ऐसा कई सारे पुराणों में लिखा हुआ है। ये नाम सुनते ही सारे लोग चुप हो गए और उन्होंने कहा कि क्या वो आएगी। उतनी देर में मेरा जो दोस्त था, जो सबसे ज्यादा शैतान था, या फिर यूं कह ले कि जो बहुत ज्यादा मजाक बनाता था इन चीजों का, उसने हंसते हुए कहा, अरे रक्तंतिका, नाम तो बड़ा क्लासिक है यार। अगर ये हो तो अभी तुरंत आ जा मेरे सामने। मुझे तो डर नहीं लगता किसी चीज से। वैसे उसके दांत में खून लगा होता है या फिर वो खून देती है लोगों को, डोनर अच्छी होगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस शक्ति का आवाहन बार बार कर रहा है। मैंने उसे वहीं पर रोका और उसे आगे चलने के लिए बोला। घर का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाहर से जितना डरावना लग रहा था, अंदर से थोड़ा कम होगा। पर कई बार ऐसी जगह हमें मिल जाती हैं जो देखने में ज्यादा डरावनी होती नहीं है, पर जब हम उनकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिस जगह पर हम आ गए हैं या जिस जगह को हमने एक्सप्लोर करा है, वहाँ पर दोबारा आना नहीं चाहिए था। हम पांचों दोस्त कमरे की ओर आगे बढ़ने लगे। वो घर का एक पहलू बड़ा ही अजीब था। जब उस घर में हम लोग गए तो हमें किसी के जलने की बदबू लगातार आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई पास में ही मांस का कोई टुकड़ा जला रहा है। दरअसल में मांस के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े की जलने की बदबू दोनों ही अलग अलग होती है। क्योंकि मैं एज एन एग्जॉर्सिस्ट इस चीज को बहुत ज्यादा करीब से देख रहा था, इसलिए मैंने सभी से बोला था कि मेरा दिया हुआ रक्षा मंत्र सारे लोग अपने पास रखें और इसे अपने पास से अलग ना होने दें। अब चूंकि मेरे पांचों दोस्तों के दिमाग अलग अलग तरीके से चल रहे थे, तो उसमें से मेरे एक दोस्त ने पता नहीं क्या देखा। उसने कहा कि ए भाई वो देखो। हम सब उधर पलटे तो उधर एक छोटा सा कमरा था जो आधा खुला हुआ था। उसके दरवाजे से कोई तो ऐसा था जो झांक रहा था, कोई एक छोटा बच्चा। मुझे लगता है कि सारे लिसनर ये समझ रहे होंगे कि वो कोई मुंजा या कोई कच्चा कलवा होगा, पर ऐसा नहीं था। उस इंसान का मुंह बहुत बड़ा था, पर जो उसके हाथ थे वो बहुत छोटे छोटे थे। हमें लगा इस बरसों पुराने बंद पड़े हुए घर के अंदर आखिर कौन आ सकता है। जब हम उस कमरे की ओर बढ़े तो मेरे साथ ही खड़ा मेरा दोस्त अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। वो कहने लगा, नहीं जाना, नहीं। वो अचानक से अंदर जाने से बिल्कुल घबराने लगा। उसकी आवाज में एक अलग सी कर्कशता थी। वो बार बार ऐसा कह रहा था कि अंदर अगर कोई जाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। ये कंफर्म था, लेकिन मेरे साथ खड़े कुछ और दोस्तों ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया और उसे भी अंदर ले गए। कभी कभी हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा सच्चाई बताती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी नजरअंदाजगी का एक और नतीजा निकला था जो अंदर हुआ। जैसे ही हम लोग कमरे के अंदर पहुंचे, कमरा अचानक से बंद हो गया। हम पांचों लोग अंदर फंस चुके थे और अब ऐसा लग रहा था कि मौत बिल्कुल करीब है। जिस तरीके से मौत से पहले दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, कई सारी जिंदगी एक साथ आ जाती है, उस तरह से वहाँ हम सबके दिमाग में ऐसा चलने लगा। मैं ऐसा सोचने लगा कि मैं शायद अगर मर जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। मेरे साथ ही खड़ा मेरा दोस्त ये सोचने लगा कि वो किसी तरीके से आसपास पड़ी चीज को उठा ले और खुद को मार डाले। उसी जगह पर मेरा तीसरा दोस्त जो आसिम था, वो ये सोचने लगा कि क्यों ना वो दीवार पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दे। मेरा जो दोस्त इन सब चीजों का मजाक बना रहा था, वो लगातार हंसे जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। उसकी हंसी नॉर्मल तो थी, पर उस वक्त पर ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी उसकी जान ले लेगी। मैंने उसकी तरफ देखा और वो बिल्कुल चुप हो गया। एक नजर में सारे के सारे लोग चुप हो गए, बिल्कुल सन्नाटा हो गया और अब किसी के दिमाग में कोई भी सवाल नहीं था। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो उन चारों की नजर सामने पड़े एक शीशे पर थी। वो शायद किसी पुराने जमाने का शीशा रहा होगा। उस शीशे पर धूल जमी हुई थी। उसमें उनका प्रतिबिंब तो नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग उस शीशे को लगातार घूरे जा रहे थे। मैंने अपने पास खड़े दोस्त आसिम से पूछा, अरे आसिम, तुम वहां क्या देख रहे हो? आसिम, आसिम, शीशे में क्या है? लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आसिम से मैंने जैसे ही ये बात पूछी, आसिम ने जोर से अपने बालों को पकड़ लिया और ऐसा जैसे वो अपने बालों को अपने सर से बिल्कुल अलग कर देगा। ये नजारा मेरे लिए बहुत ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि बीइंग एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब चीजें आम जगह पर पॉसिबल नहीं है। अगर पोजेशन होगा भी तो सिर्फ एक इंसान के ऊपर होना चाहिए। यहाँ तो वो चारों के चारों मेरे दोस्त एक साथ पोजेस थे। तो क्या यहाँ पर चार आत्माएं थी जो मौजूद थी?
जितनी देर में मैं कुछ और सोचता, मेरे पास खड़े मेरे सारे दोस्तों ने अपने अपने बाल पकड़ लिए और बोला कि मुझे उसका नाम लेना है, 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 मुझे उसका नाम लेना है। वो लोग लगातार ये बात चिल्लाए जा रहे थे और मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये किस चीज का नाम ले रहे थे। मैं जैसे ही अपने बैग में अपना हाथ डालता हूँ तो मेरा रुद्राक्ष भी वहाँ पर नहीं होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर एक साधक कहीं ना कहीं घबराता है। जब उसके गुरु की दी हुई चीजें उसके साथ नहीं होती हैं तो उसको डर जरूर लगता है। ऐसा होता है। मेरे दिमाग में कई सारी चीजें थी कि शायद मैं अब इन पर रक्षा मंत्र बोल दूं, शायद ये लोग बच जाएं। मैंने रक्षा मंत्रों को हर एक इंसान के ऊपर बोला पर वो काम नहीं आया। सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही मैंने रक्षा मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, मेरे सारे दोस्तों ने रक्षा मंत्रों का उच्चारण एक साथ शुरू कर दिया, ऐसा जैसे उन्हें रक्षा मंत्रों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सब लोग एक साथ रक्षा मंत्र बोलने लगे तो मेरा बिल्कुल ध्यान वहां से हट ही गया। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सीखी हुई चीजें व्यर्थ जा रही हैं। मैंने इन सब के ऊपर बोलना शुरू किया पर किसी को फर्क पड़ नहीं रहा था। और जैसे जैसे इन चारों के मंत्र और तेज होते गए, उन सब ने एक साथ अपनी पलकों को झपकना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे वो अपनी आंखों को झपकाते झपकाते ही मर जाने वाले हों। मैं जैसे ही शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, मेरे चारों दोस्तों की आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चारों पोजेस किस चीज से हो रहे हैं। क्या ये आईना उनको अपनी दुनिया में ले जा रहा है? क्योंकि आईने की भी अपनी एक दुनिया होती है। ऐसा कहते हैं कि हम जिस दुनिया में जीते हैं उसी के समानांतर कई दुनियाएं चलती हैं, उसमें से एक आईने की दुनिया भी होती है। मुझे लगा हो ना हो सारी चीजें इस शीशे से कनेक्टेड हैं। मैंने एक कपड़ा लिया और उस शीशे को धीरे से पोंछ दिया। अब उस शीशे में मेरा प्रतिबिंब तो दिख रहा था, लेकिन साथ ही साथ पीछे खड़े दोस्तों के प्रतिबिंब भी साफ दिखाई दे रहे थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्तों के प्रतिबिंब की जगह कुछ और था। सभी के चेहरे लाइन से चले हुए थे और सब लोग अपने बालों को जोर से पकड़े हुए थे, ऐसा जैसे उनके बालों से खून रिस रहा हो। उनका पूरा मुंह लाल था और ऐसा लग रहा था कि हाथ को किसी ने बहुत बुरी तरीके से काट दिया हो। मैंने वापस से अपना चेहरा पीछे की ओर मोड़ा तो मेरे सारे दोस्त बिल्कुल ठीक खड़े थे, लेकिन अब एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। मैंने देखा कि सबके सर से, जहां से उन्होंने अपने बालों को पकड़ रखा था, उस जड़ से खून आना शुरू हो गया था, क्योंकि उनके हाथों की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। मैं रोकने की कोशिश करता भी हूँ तो वो रुकते नहीं हैं। वो और जोर से अपने बालों को पकड़ने लगते हैं और एक शब्द कहते हुए अपने बालों को उस जड़ से हटा देते हैं, और वो शब्द होता है वामा। मैं समझ नहीं पाया कि क्या ये वामा किसी तांत्रिक का नाम है, किसी साधक का नाम है या किसी आत्मा का नाम है। पर उन बुजुर्ग के हिसाब से तो उस आत्मा का नाम रक्त दंतिका था, जो लोगों का खून पीती थी, जिसका नाम लेना नहीं चाहिए। ये मेरे दिमाग में लगातार चल रहा था। जितनी देर में मैं ये सोचता, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर को किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। मैंने नीचे देखा तो मेरा ही एक दोस्त मेरे पैर को बहुत जोर से पकड़े हुए था और बार बार एक ही शब्द कह रहा था, वामा 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 वामा। मैंने किसी तरीके से उससे वो पांव छुड़ा लिया और बाहर जाने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा अब शायद ये सब किसी न किसी एक बुरी आत्मा या फिर किसी और ज्यादा बुरी आत्मा के वश में होंगे। थोड़ी देर के बाद वो सब के सब बिल्कुल चुप होकर बैठ गए, ऐसे जैसे कोई उनके सामने से आ रहा हो, और उन सब की उंगली उस दर्पण, उस मिरर की तरफ थी, जिस मिरर को देखकर ये इस तरह की हरकत करने लगे थे। पर अजीब सी बात थी, मुझे उस मिरर में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा कि इस मिरर को ढक देते हैं। पास ही पड़े किसी कपड़े से मैंने उस मिरर को ढक दिया तो सभी के सभी होश में आ गए। और होश में आते ही सबसे पहले मेरे दोस्त रोहित, जो कि पांचवा दोस्त था, उसने मुझसे कहा, अर्श भाई उसका नाम नहीं लेना है। अर्श भाई उसका नाम नहीं लेना है। यहाँ से निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। रोहित की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गलत है, क्योंकि जहाँ कहीं पर मल्टीपल पोजीशंस होते हैं, या तो वहां पर कोई एक बहुत बड़ी आत्मा, ब्रह्म राक्षस या और कोई ऊर्जा होती है, या फिर कोई छोटी छोटी एंटिटीज उन लोगों को पोजेस करके बैठी होती हैं। मैंने ध्यान लगाने की कोशिश भी करी, पर मेरे ध्यान में सिर्फ 2 औरतें दिख रही थी, और ये बहुत अजीब था। वहां के फोकलोर के हिसाब से ऐसा था कि सिर्फ वहां पर एक डायन है जो कभी भी खुद को मारकर चुड़ैल में परिवर्तित हो सकती है, और वो लोगों को आकर्षित करती थी उस घर में आने के लिए। पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था इस चीज के नाम पर। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि बाहर जो कहानियां बताई जाती हैं, शायद हम उसे सच मान लेते हैं, पर जब हम उस कहानी के तह तक जाते हैं तो हमें असली सच्चाई का पता चलता है कि आखिर हम किस चीज से जूझ रहे हैं। मैंने रोहित से बोला कि अब हमारे पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। उन 5 दोस्तों में सिर्फ रोहित ही एक ऐसा दोस्त था जिसको थोड़ा बहुत होश था। बाकी सब के सब मन में कुछ बुदबुदा रहे थे।
लगातार सबके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था और जिसको डिकोड करना शायद हमारे बस की बात नहीं थी। जब एक छोटा बच्चा होता है वो आसमान या फिर घर की छत या फिर किसी भी अनजान इंसान को देखकर कुछ बड़बड़ाता है या बुदबुदाता है, ठीक वैसे ही ये सारे के सारे तीनों दोस्त करने लगे थे। मैंने रोहित को तुरंत बोला कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि हो ना हो ये जो शीशा है इसी के जरिए कुछ ना कुछ एंटर करा है और ये बहुत ही अजीब है मेरे हिसाब से। हमने उसके बाद उस शीशे को वहां से हटाने की कोशिश करी। सबसे पहला काम हमने ये किया कि उस शीशे को पूरी तरीके से तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे दिमाग में क्या करूं या क्या ना करूं, क्योंकि मेरे सारे मंत्र मोस्टली विफल हो रहे थे और जो मुझे याद भी आ रहे थे वो मेरे दिमाग से अचानक से उतर जा रहे थे और दिमाग में सिर्फ 2 औरतों के चेहरे आ रहे थे लगातार लाइन से। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2 औरतें ही इस घर का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पहलू है जिनको हमें ढूंढना है या जिनको हमें जानना है। शायद ये 2 औरतें हमारी मदद कर सकती हैं या फिर ये 2 औरतें हमें हमेशा के लिए मार सकती हैं। मैंने पास ही रखे हुए एक लोहे के डंडे से उस शीशे पर जोर से मारा। शीशा टूटते ही चारों तरफ आवाजें आने लगी घर में, ऐसा जैसे कोई 2 औरतें आपस में बात कर रही हूँ, 2 औरतें चिल्ला रही हूँ या 2 औरतें रो रही हूँ। ये अलग अलग इमोशंस में वहां पर आवाजें आने लगी और ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि सामने बैठे मेरे तीनों दोस्त जो मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे वो अब जोर जोर से बुदबुदाने लगे। उनकी बातें कोई नहीं समझ पा रहा था, ना मैं ना मेरे साथ खड़ा मेरा दोस्त रोहित, क्योंकि मेरे दोस्त का भगवान में बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए वो यही कहने लगा कि अब यहाँ से चलते हैं। पर एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं किसी को लेकर गया हूँ कहीं या फिर कोई इंसान किसी मुसीबत में है तो मैं वहां से उसको बाहर निकालूं। शीशे के टुकड़े टूट तो गए थे लेकिन कुछ टुकड़े उसमें लगे हुए थे। मैंने कहा जितने भी टुकड़े पड़े हैं ध्यान रहे उन पर गलती से भी हमारा खून नहीं लगना चाहिए और उन सारे शीशे के टुकड़ों को हमें इस घर से बाहर फेंकना है कैसे भी करके। मैं और मेरे दोस्त रोहित ने हम दोनों ने मिलकर सारे शीशों को उठाया और बाहर फेंकने के लिए जाने लगे कि इतनी देर में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अगर इन सबको छोड़कर जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे बाकी के 3 दोस्त भी मर जाएंगे। तो मैंने रोहित से कहा कि तुम इन शीशों को लेकर बाहर जाओ और बाहर छोड़ दो, शायद उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए और मैं यहाँ पर रहकर इन लोगों को संभालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बड़े ताज्जुब की बात है कि मेरा दोस्त रोहित जैसे ही वो उस गेट की तरफ बढ़ा जिस गेट से हम लोग एंट्री किए हुए थे, वो गेट अपने आप एक तेज आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुल तो गया लेकिन अभी भी रोहित को बाहर जाने में उतना ही डर लग रहा था जितना हम सबको अंदर आने से पहले लग रहा था। रोहित वो शीशे के टुकड़े लेकर एक कपड़े में उसे भर के बाहर ले गया। इतनी देर में मैं अंदर ही उन लोगों की रक्षा कर रहा था ताकि कोई और आत्मा उन पर अपना प्रभाव न डाल सके। वक्त थोड़ा और बीतता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे सामने बैठा आसिम मेरा दोस्त वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो खड़ा होता है और मुझसे कहता है, हर्ष भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम जो यहाँ पे बुरा फंसे हैं ये मुझे लग रहा है ये हमारी ही गलती है कि हम अंदर आए हैं। एक काम करते सब लोगों को यहाँ से उठाते और जल्दी जल्दी बाहर चलते। आसिम ने जैसे ही कहा मेरे दिमाग में बस इतना आया कि मुझे किसी तरीके से इन सबको उठाना है। मैं उन सबको उठाने तो गया लेकिन अचानक से मुझे मेरे दोस्त रोहित की चीख सुनाई दी। मेरे दोस्त रोहित की चीख मेरे कानों में पड़ी और अब मैं समझ गया था कि यहाँ पर जो हो रहा है वो किसी आम आत्मा का काम हो ही नहीं सकता। एक बड़ी ही ताज्जुब की चीज थी कि मेरा दोस्त ठीक हो गया था आसिम, लेकिन उसको दिक्कत होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ऑल्टरनेट पोजीशंस के केस ना हो, इसलिए मैं भागकर उस गेट की तरफ गया। गेट की तरफ जाने पर मैं क्या देखता हूँ कि मेरा दोस्त रोहित उन शीशे के टुकड़ों को अपने शरीर में चुभाकर मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था और क्योंकि मैंने उससे उन शीशे के टुकड़ों को बाहर फेंकने के लिए कहा था, वो पूरी तरीके से अपने शरीर में उन शीशों को लगाकर ठीक उसका उल्टा करके मेरे सामने आ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो बार बार यही चिल्ला रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी कहानी इस कमरे से बाहर कभी निकल ही नहीं पाएगी कि इतनी देर में मैं अपने दोस्त रोहित के ठीक पीछे देखता हूँ तो वहां पर मुझे एक लेडी उस पूरे बंगले के बीचों बीच एक हॉल में बैठी हुई दिखी। उसने पूरी तरीके से एक लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके सर पर एक सफेद बेंदा लगा हुआ था। अक्सर हम जब कभी किसी आत्माओं के बारे में बात करते हैं
तो ठीक इसका उल्टा होता है। लाल बिंदी होती है और सफेद वस्त्र होते हैं, लेकिन इस लेडी के शरीर पर कुछ और ही था। वो शायद किसी तरीके की तांत्रिक क्रिया कर रही थी। वो बैठी हुई थी, उसके सामने एक त्रिपुंड था जिस पर वो मंत्रोच्चारण कर रही थी। उसके हाथ की मुट्ठी खुली हुई थी और जैसे ही उसने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करा, मेरे दोस्त रोहित ने एक और कांच लेकर अपनी आंख में घुसा दिया। वो जैसे जैसे मुट्ठी खोलती, मेरा दोस्त रोता, और जैसे ही अपनी मुट्ठी बंद करती, उसके हाथ में रखे सारे कांच को वो एक साथ अपने शरीर में घुसा देता, ऐसे जैसे वो उसे मौत नहीं देना चाहती, वो उसे तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहती है। बड़ी अजीब सी चीज थी। उसका खून नीचे रिस तो रहा था, लेकिन उसका खून एक ढलान के जरिए उस औरत के पास तक चला जा रहा था। ये देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब था। मैंने पल भर के लिए पीछे मुड़कर देखा है तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे तीनों दोस्त ने, जो मन ही मन बुदबुदा रहे थे, वो जमीन पर पड़े कुछ कांच के टुकड़ों को चबा रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं और लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं। उनका मुंह पूरी तरीके से लाल हो चुका था और उनके दांत की टूटने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाता, मेरे उन दोस्तों ने अपनी ही गर्दन को पकड़ा और जोर से घुमा दिया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। दोनों का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और उनके मुंह से निकलता हुआ खून वापस से रिस कर उस औरत के पास तक जा रहा था। असल में वो कमरा एक ढलान के थोड़ा सा ऊपर बना हुआ था ताकि वहां से जो भी पानी गिरे वो आंगन में आकर इकट्ठा हो, पर अफसोस वो पानी नहीं, वो खून था। अब मुझे समझ में आ गया था कि हो ना हो, ये जो औरत है शायद यही इन सब चीजों की जड़ है। आसिम को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि आसिम ऊपर वाले में बहुत मानता था। वो शायद अपने गले में किसी बाबा की दी हुई तावीज पहन कर रखे हुए था। उस पर किसी भी तरह की ऊर्जा का प्रयोग हो नहीं रहा था और जल्दी से वही ठीक हुआ। उसने मुझसे ये भी बताया कि अर्श भाई वहाँ पर जाने की जरूरत है नहीं। मैं उसकी बात समझ तो गया था, लेकिन मुझे इसका पता लगाना था कि आखिरकार वो औरत क्या कर रही है। क्या उस औरत ने ही इस घर की ऊर्जाओं को बांध रखा है और मेरे सारे दोस्तों के खून की वजह सिर्फ वही बनी थी, या कुछ और बात थी। मैं जैसे जैसे उस औरत की तरफ बढ़ने लगा, मैंने सबसे पहले अपने गुरु का दिया हुआ रक्षा मंत्र अपने ऊपर पढ़ा ताकि मुझे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से राहत मिल सके। दरअसल ऐसे लम्हों में जब आपको ये नहीं पता हो कि वो किस मंत्र से चीजें ठीक हो रही हैं, आपको हमेशा अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो मैंने भी वही किया। मैंने गुरु मंत्र को अपने ऊपर पढ़ के उस औरत की तरफ आगे बढ़ने की ओर ठान ली। मैं धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस औरत की तरफ बढ़ रहा था, मुझे बार बार उस औरत के करे हुए जाप सुनाई देने लगे। वो औरत बार बार ये जाप कर रही थी, वाम देवी नमस्तुभ्यम, वाम देवी नमस्तुभ्यम, वाम देवी नमस्तुभ्यम, वाम देवी नमस्तुभ्यम। वो औरत जो मंत्रोच्चारण कर रही थी, मैंने आज तक जिंदगी में कभी इस मंत्र का उच्चारण सुना ही नहीं। आखिर वो कह क्या रही थी और कौन है ये वाम देवी? मेरे दिमाग में अचानक से आया कि उन सारे दोस्तों ने जो मर गए हैं, अब उन्होंने पोजेस होने के बाद यही वर्ड उपयोग करा था, वामा। तंत्र में एक वाम मार्गी लोग होते हैं, एक पंथ होता है। वाम मार्गी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं शाक्त संप्रदाय में, वो लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी वाम देवी के बारे में मैंने नहीं सुना। मैं जैसे ही उस औरत के पास जाता हूँ जहाँ बहुत सारा खून इकट्ठा हुआ था, वहाँ पर जो नजारा मेरी आंखों के सामने आता है, मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक बच्चा लेटा हुआ है जो पूरा खून से नहा चुका है। वो औरत अपने सामने रखे उस नवजात शिशु के ऊपर शायद कोई तांत्रिक प्रक्रिया कर रही थी। बहुत ही अजीब था ये मेरे लिए कि आखिर एक ऐसा घर जो पूरी तरीके से सूना है, उसमें पहली बात तो कोई आता नहीं है। और आज जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पर एक औरत, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक है। वो लगातार इस बात को बोले जा रही थी कि वाम देवी नमस्तुभ्यम। उसे मेरे होने का एहसास तक नहीं हो रहा था। कई बार ऐसे केस में जो तांत्रिक होते हैं वो अपने आसपास एक घेरा लगाते हैं, जिससे यदि उनके आसपास कोई आता है तो उन्हें पहले ही अग्नि में यह आभास हो जाता है कि वहाँ पर क्या था। पर इस औरत को ये भी एहसास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर अग्नि पूजा नहीं हो रही थी, यहाँ पर एक शिशु पूजा चल रही थी। शिशु, शव, साधना, सबसे ज्यादा भयानक साधनाओं में से एक, जो मुझे लगता है कि आजकल इस तरह की प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैंने उस औरत को टोकते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? और ये सब जो बच्चे के साथ कर रही हो, क्या ये शव साधना के अंतर्गत आता है? आप सारे लिसनर ये सोच रहे होंगे कि मैं उससे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा था। दरअसल जब एक साधक के सामने जाता है तो वो उससे उसी तरीके के सवाल पूछता है। साधक बाध्य हो जाता है इन तरह के सवालों का जवाब देने के लिए। मैंने इसी नीति को अपनाते हुए उससे ये बात पूछी। उस औरत ने मुझसे कहा, बस 5 खून और।
फिर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उस औरत के एक्सप्रेशन इतने ज्यादा अजीब थे कि मैं आप सबको बता भी नहीं सकता। उसका चेहरा पूरी तरीके से नम था और दरअसल जब कोई ऐसा बुरा करता है तो उसको लगता है कि कहीं मेरा साधना न भंग कर दे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, पर वो औरत बिल्कुल नम थी। उसे लग रहा था कि मैं उसे टच तक नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ साथ मेरे पीछे खड़ा हुआ दोस्त आसिम भी इस बात को मना कर रहा था कि उससे कुछ मत पूछो, पर मैंने उस औरत से पूछा, आखिर तुम्हारा औचित्य क्या है, क्या करना चाहती हो, कौन है तुम्हारा गुरु? और इस दुनिया में ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि तुम लोगों को मार कर अपने बच्चे को जिंदा कर सको। उस औरत ने अपने बच्चे को अपने हाथ में उठाया जो पूरी तरीके से खून में लथपथ था और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, जिंदा तो मैं इसे कर लूंगी, पर तुम अब अपनी सोचो। उस औरत ने बहुत तेज हंसा और अपने बच्चे को लेते हुए उस कमरे में भाग गई जहां पर वो आईना था। मेरे लिए बहुत ही एक ताज्जुब की बात थी कि आखिर वो कहना और करना क्या चाहती है। मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे कुछ पूछ लेना चाहिए। मैं जैसे ही उस कमरे में जाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि वो जो औरत है वो अपने मरे हुए बच्चे को जो खून में लथपथ है उसे लेकर शीशे के सामने उसका सर संवार रही है, उसे प्यार कर रही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। वो ठीक वैसा ही कर रही है और अपने बच्चे से कह रही है, कोई नहीं बेटा, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं सताएगा, पर दुनिया वाले ना बहुत खराब है। तुम्हारे पापा को और तुम्हारे आने वाली सारी पीढ़ियों को मैंने सही कर दिया है, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो ये सारी चीजें बोल रही थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। मैंने उसको टोकते हुए उससे पूछा कि आखिर अगर तुम अपनी कहानी बताना चाहती हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हें आजाद कर दूं इस जीवन चक्र से। उस औरत ने मेरी ओर देखा और साथ ही साथ वो मरा हुआ बच्चा जो कि उसका बच्चा था, उसने भी मेरी तरफ पलट कर देखा। बहुत ही ज्यादा भयानक नजारा था वो। उसके बाद उस बच्चे का मुंह और उस औरत का मुंह दोनों एक साथ चलने लगे और एक साथ चलते चलते उन्होंने अपनी कहानी बताना मुझे शुरू कर दिया। अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम वाणी है। मैं इस घर में पिछले 125 साल से रह रही हूँ। जिस भी इंसान को मैंने इस घर में बुलाया, किसी ने भी मेरा दर्द नहीं पूछा, सिर्फ तुमने पूछा, पर जिसने नहीं पूछा उनको मैंने हमेशा के लिए मार दिया। अब तुम्हें बताती हूँ, मेरा पति बहुत बड़ा जमींदार था। वो मुझे और मेरे बच्चे को रोज मारता था। एक दिन उसने मेरे बच्चे को जिंदा जला दिया और मैं रोती रही, कोई बचाने वाला नहीं था। मेरे पति ने मेरा भी गला दबा दिया और मुझे इस पूरे घर में अकेला छोड़कर किसी और औरत के साथ चला गया। मैं उसी कमरे से अपने बच्चे को इस आंगन में जलता हुआ देखती रही, कोई नहीं आया। किसी तरीके से मैंने इस शीशे को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश भी करी, लेकिन जब तक मैं पहुंचती मेरा बच्चा जलकर खत्म हो चुका था। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे की लाश पड़ी थी जो किसी समय जिंदा हुआ करती थी। फिर मैंने तंत्र विद्या सीखी और अब मुझे 70 निर्दोष लोगों की जान लेनी है, तब मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा और मुझे मुक्ति की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे के साथ जिंदा रहूंगी। ये सारी कहानी सुनने के बाद मैंने उस औरत से पूछा, पर तुम 125 साल तक जिंदा कैसे रही? आखिर क्या किया तुमने और तुम्हारा शरीर कहाँ पर है? उस औरत ने हंसते हुए ठीक अपने बगल में इशारा किया जहां पर उसी का शरीर पड़ा हुआ था जो पूरी तरीके से सड़ चुका था। मैंने उस औरत के इस हालत को देखते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, मोक्ष से बड़ा मार्ग कुछ नहीं है। तुम अपने बच्चे को पा तो लोगी, पर शायद कभी तुम्हें वो सुख ना मिल पाए जो तुम अपने बच्चे से चाहती थी। शायद कभी तुम उसके साथ अपना जीवन वैसा ना बिता पाओ जैसा तुमने सोचा था। देखो अपने बच्चे को, क्या ये बच्ची वैसी ही हंसती है? अब ये एक शैतान का रूप हो गई है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया? मैंने जैसे ही ये सारी बात बोली, उस औरत की आंखों में एक अजीब से आंसू थे और वो अपने बच्चे को देखकर जोर जोर से रोने लगी कि ये मेरा बच्चा तो नहीं है। पहली बार उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने अपने ही बच्चे के ऊपर इतनी तांत्रिक क्रियाएं कर दी कि अब वो उसका बच्चा रहा ही नहीं। अब वो एक बुरी आत्मा में तब्दील हो चुका था और वो जोर जोर से मेरी आंखों के सामने रोने लगी और बोलने लगी कि उसे मोक्ष दे दो, उसे मोक्ष दे दो। हमें मोक्ष दो, हमें नहीं रहना है, हमें इस दुनिया से हमेशा के लिए जाना है। इस जन्म में तो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं जी पाई, मगर अगले जन्म में मैं हमेशा इसकी माँ बनना चाहूंगी। मैंने जैसे ही ये सुना,
पास में ही एक किचन था। वहां से मुझे कुछ मिट्टी का तेल मिल गया और लाकर इन दोनों की लाश पर रख दिया। एक विधि के अनुसार अंतिम क्रिया यदि सही तरीके से नहीं होती है तो उसे आप सही मंत्रों के जरिए, यदि लकड़ी अवेलेबल नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। मैंने उसी मंत्र के जरिए एक माँ और उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार किया। ये दोनों हमेशा के लिए मुक्त हो गए और मैं अपने दोस्त आसिम के साथ अपने तीनों दोस्तों के शव को लेकर उस घर से बाहर आ गया। बुरा तो बहुत लग रहा था, पर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग अपनी लालच, वासना और इन सारी चीजों के चक्कर में न जाने क्या क्या कर देते हैं और जिसका परिणाम भोली भाली जनता या फिर किसी निर्दोष माँ को या उसकी बच्ची को भुगतना पड़ता है। ये पहला ऐसा केस था जहाँ पर मैंने किसी तरीके की तांत्रिक विद्या का उपयोग नहीं किया, बस एक माँ और बच्चे के रिश्ते को और ठीक से जाना और समझा। कभी कभी एग्जॉर्सिज्म इस तरीके के भी होते हैं। ऐसे ही और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। हकीकत या भ्रम, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान के दिल में और उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चलती रहती हैं। मैं एज अ एग्जॉर्सिस्ट जब लोगों के पास जाता हूं और उनको समझने की कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो हैं जो सच्चाई बयां कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग अपने भ्रम को एक सच्चाई बनाकर हमें दिखाने लगते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। ये बात है आज से 7 साल पहले की। मैं किसी काम से आसाम गया हुआ था। वहां पर मैंने सुना था कि मायोंग एक ऐसी जगह है जहां पे काला जादू, वुडू, मैजिक ये सब होता रहता है, लेकिन कभी मुझे ये आइडिया नहीं था कि इस जगह पर आकर मुझे कोई एक ऐसा केस मिलेगा जिसको समझने में मुझे सालों लग जाएंगे। मेरे पास मेरे एक दोस्त का फोन आता है और वो मुझसे कहती है कि उसका भाई पिछले 4 साल से बीमार है। मैंने उसको बोला कि तुम डॉक्टर्स को दिखाओ। उसने मुझे बताया कि वो साल भर सोता रहता है और ये बड़ा अजीब था मेरे लिए। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर्स ने क्या बोला। वो कहती है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसको किसी तरीके का कोमा है, पर ये किस तरह का कोमा है कि साल के किसी एक दिन उठकर वो बहुत जोर से चिल्लाता है, बिल्कुल राक्षसों जैसा बर्ताव करने लगता है, खूब सारा खाना खाता है और उसके बाद वो सो जाता है। मेरे दिमाग में कई सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आए थे, पर सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे भाई से मिलना जरूर चाहता हूँ। क्या उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है या फिर उसे अपने घर में रखा है? मेरी दोस्त कहती है कि उसने उसे अपने घर में ही रखा है, पर वो बार बार जब भी उठता है वो यही कहता है कि मुझे शमशान ले चलो, मुझे शमशान ले चलो। दरअसल ऐसे जब भी केस सामने आते हैं जहाँ पर वो खुद को ये कहता है कि शमशान ले चलो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई मसान लिपट गया है या फिर कोई एक ऐसी एंटिटी है जो असल में शमशान की है और वो उस बच्चे पर आ गई है। एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देखने का नजरिया यही है, लेकिन जब मैं उस लड़की के घर गया तो वहां पर जाकर कुछ और ही बात हुई। वहां पर मैंने देखा कि उसका भाई, उसको उन्होंने बहुत सारे भगवानों के बीच रखा है, ऐसा जैसे अगर वो जिंदा हो गया तो सारे भगवान उससे रक्षा कर देंगे। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा दानव है और वो आराम से बेड पर लेटा हुआ है। भगवानों से घिरा होने के कारण वो उठ नहीं पा रहा है। मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि आखिर तुमने ये किया क्यों है? उसने कहा कि ये जैसे ही होश में आता है इसकी आंखें पीछे की ओर पलट जाती हैं और सारे हाथों से वो अलग अलग तरीके से मुद्राएं बनाकर ये सारी चीजें बोलता है कि उसे शमशान जाना है, उसे ये करना है, उसे वो करना है और न जाने क्या क्या। सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस दिन मैं आया था उसके 2 दिन के बाद वो दिन आने वाला था जब उसका भाई 1 साल में एक बार उठता है। मैंने वहां पर रुकने की ठानी और ये सोचा कि इसके घर को ठीक से ऑब्जर्व करा जाएगा कि आखिरकार इस घर में ऐसा क्या है। उस रात में जब उस घर में रुका तो मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम उसके कमरे के आसपास मत रुकना गलती से भी। मैंने कहा कि अभी तो उसके उठने में 2 दिन हैं। मेरे दोस्त ने तुरंत मुड़कर कहा कि 2 दिन क्या, 1 हफ्ते पहले से ही बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी मम्मी ने अपने ऊपर गर्म पानी डाल दिया था। मैंने बोला कि क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकता हूँ? जब मैं उनकी माँ से मिला तो उनकी माँ लगातार मुझे घूरे जा रही थी, ऐसे जैसे वो कुछ बताना चाहती हूँ, पर उनका मुंह खुल नहीं रहा था। पूरा शरीर जल चुका था और अलग अलग तरीके के मेडिकेशन उन पर लगाए गए थे। मैंने उस लड़की से पूछा कि आखिर इनको इस हालत में क्यों रखा गया है, वो भी इस घर के अंदर। तो उसने बताया कि जैसे ही इनकी माँ हॉस्पिटल जाती हैं, इनके शरीर का दर्द डबल हो जाता है और खुद को वो मारने लगती हैं। पहली बात तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका भाई पोजेस है या फिर उसकी माँ पोजेस है, क्योंकि दिखने में उसकी माँ ज्यादा पोजेस लग रही थी, उसका भाई बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। जब हम किसी ऐसे केस को सॉल्व करते हैं जहां पर डुअल पोजीशंस होते हैं या फिर एक से ज्यादा पोजीशंस होते हैं, जैसे कि हमारी पिछली कहानी में था,
मैं बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर किसी एक आत्मा ने इसके ऊपर कब्जा किया है या फिर बहुत सारी आत्माएं हैं। खैर, उस दिन मैं सोया और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे अजीब अजीब तरीके के सपने आते हैं, पर उस दिन जो सपना आया वो शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ना भूलूं। कमरा वैसा ही था जैसे नॉर्मल कमरे होते हैं। मैं बाहर से कुछ खाना वाना खाकर सो गया। सोने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपनी ही जगह पर उठा हूँ और उठने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। इट्स लाइक अ एस्ट्रल ट्रैवल, कि मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस। पर आउटर बॉडी एक्सपीरियंस कभी भी किसी को 3 मिनट से ज्यादा होते नहीं है। आमतौर पर मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 3 मिनट ही होंगे मेरे पास और मैं जल्दी जल्दी सब कुछ देख लूं, पर वो सपना मुझे ऐसा लगता है कि 7 से 8 घंटे का था। मैं अब उस सपने को आपको एक बार बताता हूँ, क्योंकि ये सपना ही एक ऐसा था जो मुझे उस लड़के के और करीब ले गया कि आखिर उस लड़के को हुआ क्या था। सपने में जब मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक लड़का पूरे घर में बहुत जोर जोर से भाग रहा है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। जैसे ही मैं बाहर आकर देखता हूँ तो नीचे एक लड़का भाग रहा होता है और उसका पैर बार बार टूट रहा होता है। बार बार उसके पैरों के टूटने की आवाज आ रही होती। वो चिल्लाता भी है, पर ऐसा जैसे उसको किसी ने विवश कर दिया हो भागने पे। मुझे ये अच्छी तरीके से ज्ञात था कि ये मेरा सपना है, ये हकीकत नहीं है। उस लड़के का पैर बार बार टूट रहा था और बार बार वो चिल्लाए जा रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि नीचे उसकी माँ खड़ी हुई है और वो अपनी माँ के पास जाकर उसके ऊपर गर्म पानी डाल रहा है। गर्म पानी एक बाल्टी के अंदर रखा हुआ था और बार बार वो एक मग से उसे उठाकर अपनी माँ के ऊपर डाल रहा था। उसकी माँ भी चिल्लाए जा रही थी पर साथ साथ हंस भी रही थी। ये देखने में नजारा मेरे लिए बहुत ज्यादा भयानक था। मैंने जब अपनी दोस्त के कमरे की तरफ देखा तो देखा कि वो फांसी लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन लगा नहीं पा रही है। बार बार वो लटक तो रही थी फंदे पर बार बार उसका फंदा टूट जा रहा था और जब वो नीचे गिर रही थी वो हंस रही थी, ऐसे जैसे उसको मौत में दिक्कत हो रही है लेकिन मौत से ठीक बाद बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं जब इन सारे चीजों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि एक बार इसके भाई के कमरे की तरफ भी देख लेता हूँ कि आखिर यहाँ पर है क्या। जब मैं उसके भाई के कमरे में गया जहाँ पर वो भगवानों की तस्वीर लगी हुई थी बहुत सारी, मैं क्या देखता हूँ कि उसके बेड पर एक नरमुंड रखा हुआ है और वो बहुत जोर जोर से हिले जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कहना चाहता है या फिर कुछ बताना चाहता है। मैं उसके कमरे के अंदर जाता हूँ और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हालांकि मुझे इन चीजों से इतना डर लगता नहीं है, लेकिन जब आप किसी एक ऐसे कमरे में हो जो भगवान से घिरा हुआ हो और आपके सामने जो बेड रखा है उस पर एक नरमुंड है जो कि पोजेस है, जो कि हिल रहा है, थोड़ा बहुत मेरे मन में डर तो था। बट स्टिल मैंने उस नरमुंड को उठाने की कोशिश करी और जैसे ही मैंने उसको उठाने की कोशिश करी वो मेरे से कहता है, चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे, फंस के रह जाओगे यहाँ हमेशा के लिए। उसने मुझसे कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना फंस कर रह जाओगे हमेशा के लिए। अब एक तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा सपना है और सपने में अक्सर ऐसा होता है कि यदि आप फंसने की कगार पर होते हैं सपने में तो आप अपने जहां पर आपकी रियल बॉडी हो उस बॉडी के अंगूठे को छू लें, आप अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। अगर आपको पता है कि आप लूसिड ड्रीमिंग कर रहे हैं तो मेरे पास रास्ते तो थे, लेकिन मैं अभी भी उससे कुछ पूछना चाहता था। मैंने उसको पूछा कि आखिर तुमने इसके भाई को क्यों पकड़ रखा है। उसने कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ, जो दरवाजा मेरे पीछे बंद था वहां से कोई 3 इंसान लगातार दरवाजे खटखटा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा अजीब था मेरे लिए कि दरवाजे अगर कोई खटखटा भी रहा है तो क्या वो नीचे जो हो रहा था कि वो बच्चे का पैर टूटा था, उसकी माँ के ऊपर गर्म पानी डाला था और मेरी दोस्त जो फांसी लगा रही थी, तो क्या ये सब अलग अलग चीजें सब एक साथ इस कमरे के बाहर खड़ी हो गई हैं? शायद ऐसा ही था। बाहर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, ऐसे जैसे कोई इस नरमुंड को देखना चाहता हो। मतलब उसे मेरा मारने का कोई इंटेंशन था नहीं। मैंने ना चाहते हुए भी उस दरवाजे को खोला तो देखा बाहर कोई नहीं। सामने 3 और नरमुंड रखे हुए थे जो कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं थोड़ा और आगे उस नरमुंड को पार करके जाता हूँ तो नीचे देखता हूँ कि जो उनकी माँ थी वो पूरा एक स्केलेटन में तब्दील हो गई थी, चूंकि उनके शरीर पर गर्म पानी पड़ रहा था। उनके शरीर का पूरा मांस गल चुका था और वो जो लड़का था जिसका पैर बार बार टूट रहा था, उसने शायद अपना सर जमीन पर पटक पटक कर अपने सर की पूरी खाल उतार दी थी। मतलब मुझे 2 नरमुंड तो साफ साफ दिख रहे थे और उसके साथ साथ वो लड़की जो मेरी दोस्त थी, जो अपने कमरे में थी,
जब मैं नीचे जाकर उसके कमरे को देखता हूँ तो फांसी तो लगी हुई थी, पर केवल और केवल उस नरमुंड की, उसकी पूरी आधी बॉडी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अब चूंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं उस केस को और समझने के लिए वहां और रुकना चाहता था। मुझे 3 मिनट से ज्यादा हो रहे थे, ये मुझे पता था, ये मुझे एहसास था, लेकिन इस चीज को जानने की उत्सुकता की वजह से कि मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं वहीं पर रुक गया। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है कि आपका चेतन और अवचेतन मन 2 अलग अलग तरीके से काम करता है। उस वक्त के लिए शायद मेरा चेतन मन ज्यादा काम कर रहा था कि मुझे उस लम्हे पर, उस मोमेंट पर रुकना है, पर मन ही मन मुझे ये पता था कि मुझे वापस आना है, वरना मैं मर जाऊंगा। वो तो शुक्र है मेरे गुरु प्रदत्त उस रुद्राक्ष का जो मेरे साथ हमेशा रहता है। मुझे अचानक से ये एहसास होने लगा कि मैं इस दुनिया का हूँ नहीं। सारी चीजें अजीब सी लगने लगी, इसलिए मैं सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गया और कमरे में जाकर मैंने सीधे अपने पैरों के अंगूठों को छुआ और मैं वापस अपने इस दुनिया में आ गया। पहली बार मुझे कुछ इतना ज्यादा भयानक दिखा था कि मैं खुद को वहां से वापस लाने में कारगर हो ही नहीं पा रहा था। मैंने उस रुद्राक्ष को नमस्कार किया। उसके बाद मैं नीचे चला गया जहां सारे लोग रुके हुए थे। अपने दोस्त के कमरे में जाकर जब मैंने अपने दोस्त को उठाया, वो उठी तो पर उसके गले में एक अजीब सा निशान था। ये सच्चाई थी, ये मुझे पता है कि मैं इस दुनिया में हूँ। मैंने उसको पूछा कि तुमने कुछ ऐसा फांसी वगैरह लगाई थी क्या? वो कहती है कि नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे गले पर फंदा डाल रहा है और मुझे बार बार उस पंखे की ओर खींच रहा है। मतलब जो मैंने सपने में देखा था, क्या वो सच था? पर सपने में तो मेरी दोस्त खुद को ही फांसी लगा रही थी। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी मम्मी का कमरा देखना है। मैं जब उसकी मम्मी के कमरे में गया हूँ तो देखा कि उनकी माँ का शरीर पूरा तप रहा था, ऐसे जैसे वो अभी अभी किसी गर्म पानी से नहा कर आई हूँ। हो ना हो ये सारी चीजें देखकर मुझे ऐसा लगने लगा कि इस घर में कोई आम पोजीशन है नहीं। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को बोला कि शायद तुम्हारा भाई आज के ठीक 1 दिन बाद उठ जाए। वो उठे उससे पहले एक क्रिया जरूर करनी होगी यहाँ पर, ताकि ये समझ में आ जाए कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। जितनी देर में मैं अपने दोस्त से बात करता, उसके भाई के कमरे से आवाजें आने लगी। जब हम उसके कमरे के पास गए तो हमने क्या देखा कि उसका जो भाई है वो अपने दोनों घुटनों पर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, ऐसा जैसे उसने अपने हाथों में नरमुंड पकड़ रखा हो, पर उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। थोड़ा और गौर से देखा तो उसके दोनों हाथों में चावल के छोटे छोटे पिंड थे, ऐसे पिंड जो अक्सर हम लोग पिंडदान के समय देखते हैं। और उसके कमरे में बनी हुई खिड़की से वो लड़का मेरी तरफ देखते हुए कहता है, चले जाओ वरना हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। ये वही शब्द बोल रहा था जो मुझे उस सपने में वो नरमुंड कह रहा था। मुझे अब लगने लगा कि यहाँ पर हो ना हो किसी बड़े तांत्रिक या किसी बड़े अघोरी की आत्मा जरूर है। दरअसल जब पिंड और इस तरीके के नरमुंड हमारे आमने सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा साधक या कोई अघोरी यहाँ पर जरूर है। मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही था कि यहाँ पर इस तरह की कोई आत्मा मौजूद है, तो मैंने उसी तरीके की प्रक्रिया करना वहाँ पर शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्त को बोला कि हमें आज ही रात त्रिमुंडी साधना करनी होगी। इस त्रिमुंडी साधना में हमें तीनों लोगों को एक ही साथ एक ही जगह बैठालना होगा और उनके तीनों सर पर अलग अलग नरमुंड रखने होंगे। सबसे बड़ा टास्क ये था कि हमें उन तीनों के हम उम्र के ही नरमुंड लाकर वहाँ पर रखने होंगे, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल था। पर फिर भी किसी न किसी तरीके से उसने वो इंतजाम किया, क्योंकि मेरी दोस्त शायद मेडिकल कॉलेज में किसी को जानती थी। किसी न किसी तरीके से उस तरह के नरमुंड का इंतजाम किया गया और रात को ये त्रिमुंडी साधना प्रारंभ हुई। समय होगा यही करीब 11:35 के आसपास और सारी तैयारियां हो चुकी थी। उनकी मम्मी बार बार ये पूछे जा रही थी कि आखिर तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। उनका पूछना जायज भी था, क्योंकि इस तरह की भयानक साधनाएं घर में करना अक्सर संभव नहीं हो पाता है। मैंने उनको कहा कि अगर आपको अपने बच्चे को इस मौत के मुंह से बाहर निकालना है तो हमें ये प्रक्रिया जरूर करनी होगी। आपको सिर्फ उस नरमुंड को लेकर अपने पास बैठना है। पूजा प्रारंभ हुई और मंत्रोच्चारण के साथ मैंने इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करा। मुझे लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि उसका भाई जो उठ नहीं पा रहा था वो खुद आकर उस नरमुंड को लेकर बैठ गया है। उसकी आंखें बिल्कुल नम थीं और वो सिर्फ एक ही चीज कह रहा था कि पूजा प्रारंभ करो। उसकी मम्मी ये देखकर बहुत ज्यादा डरने लगी। साथ ही साथ वो दोस्त जो मेरे साथ थी वो भी नरमुंड लेकर बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये बच्चा या फिर इसके अंदर जो भी आत्मा है वो घर के सारे मेंबर्स को एक एक करके पोजेस कर रही है, या फिर इनके डर में रहने का जो मेन कारण है वो यही है। मेरे मंत्र आधे खत्म हुए होंगे कि अचानक से सारे नरमुंड एक साथ अपने दांतों को जोर जोर से खिटखिटाने लगे।
से बर्ताव कर रहा था, इसलिए मेरा भाई और माँ को मैंने हॉस्पिटल में ही रखा था और मैं उनके साथ ही थी। मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरीके से एक रश हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। घर में जितनी भी चीजें हुई मैंने अपनी दोस्त को बताया। उसने कहा कि हाँ, माँ तो बुरी तरीके से जली हुई है, वो एडमिट है, और मेरे भाई का पैर भी टूटा हुआ है। वो कोमा से बाहर नहीं आया, पर डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि उसका पैर टूट रहा है, पता नहीं कैसे। मैंने अपनी दोस्त को बोला कि तुम अपना चेहरा ऊपर करो और मुझे तुम्हारे गले पर वो निशान देखना है। तो जैसे ही मेरे दोस्त ने अपना गला ऊपर करा, उसके गले पर कुछ निशान बने हुए थे। मैंने पूछा कि कैसे, तो वो बताती है कि जब उसका माँ और भाई दोनों बीमार होकर हॉस्पिटल आए थे तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी, पर वो कर नहीं पाई क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स इस केस को लेने से राजी हो गए। मुझे लगा कि हो ना हो मेरे इस सवाल का जवाब मुझे कोई डॉक्टर ही दे सकता है। मैंने उससे पूछा कि आखिर किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया है, मुझे उससे मिलना है। वो मुझे सीधा डॉक्टर की केबिन में ले गई और वहां जाकर मैंने डॉक्टर से ये सवाल किया कि आखिरकार इन दोनों को ऐसा क्या हो रखा है। सबसे पहले मुझे उस भाई की सिचुएशन बताइए कि आखिर उसके भाई को क्या हुआ है और वो सोते सोते उसके शरीर पर आखिरकार निशान बन कैसे रहे हैं, और उनकी माँ वो तो जल कर आई है, उन्हें क्या दिक्कत है। देखिए, इनकी जो मदर है उनको तो सीवियर बर्न हुआ है, और रही बात इनके भाई की, तो वो पिछले कई टाइम से शॉर्ट कोमा में है। मेडिकल टर्म ये कहती है कोई भी इंसान को जब कोई फिजिकल ट्रॉमा होता है तो वो उसके ब्रेन पर अलग तरह से इम्पैक्ट करता है। शायद इनके ब्रेन पर उसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर दिया है, इस वजह से कभी कभी ये होश में आता है और कभी कभी ये बेहोश हो जाता है। और रही बात उसके पैर के टूटने की, तो ये शायद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, पर वी आर फिगरिंग इट आउट। डॉक्टर्स के इन वर्ड्स को सुन के मेरा दिमाग अपनी जगह से पूरी तरीके से हिल चुका था। मुझे लग रहा था कि या तो मेरी साधनाएं विफल हैं जो मैंने करी हुई हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो मेरे सोच और समझ के परे है। मैं वापस से अपनी दोस्त के साथ उस घर में जाता हूँ। मैंने सारा ऑब्जर्वेशन कर लिया, पर वहां पर किसी तरीके का तांत्रिक प्रोसीजर नहीं था और उस बच्चे के कमरे के अंदर भी कोई भगवान की मूर्तियां नहीं थी। तो क्या मैं जो ये सब देख रहा था ये मुझे दिखाया जा रहा था, इस वजह से हो रहा था, या कोई एक ऐसा सपना जो मैं खुली आंख से देख रहा हूँ? क्योंकि ये सच्चाई तो नहीं थी। उसका भाई आज भी वैसा ही है, उसकी माँ को अभी भी शायद होश नहीं आया है। मेरी दोस्त बहुत परेशान रहती है, पर उसका आज तक कोई हल नहीं निकला है, क्योंकि मैंने भी कई बार इस चीज की कोशिश करी पर कोई भी नतीजे सामने आए नहीं। उसका पैर क्यों टूट रहा था, वो बीच बीच में उठ क्यों रहा था, मेडिकल टर्म्स अलग कहती हैं, लेकिन अगर मैं तंत्र के दृष्टिकोण से देखूं तो भी ये मेरे समझ के बिल्कुल पार था। मैं आज भी ये सोचता रहता हूँ कि मुझे जो दिखा था वो कोई हकीकत थी या महज एक मेरे दिमाग की मनगढ़ंत कल्पना। और इसके बाद मैं आगे और नए केसेस को सॉल्व करने के लिए चलता रहा। इस तरह के और किस्सों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मिलेंगे अगली कहानी में। उस ट्रेन में मत जाना, वहां सब लोग मर जाते हैं। ट्रेन जिसके बारे में शायद कई सारी ऐसी कहानियां मशहूर होंगी कि कोई स्टेशन हॉन्टेड है, कोई तो जगह है जहां पर बहुत सारे ऐसे हादसे हो रखे हैं कि ट्रेन आती है रुकती नहीं है, ऐसा होता है। रेलगाड़ी को लेकर हमारे दिमाग में कई सारी चीजें भी आती हैं। कभी कभार कुछ ऐसे स्टेशन आते हैं जो हमें देखने में बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर कोलकाता का बेगुनकुदा स्टेशन, जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि वो हॉन्टेड है, लेकिन आज मैं आपको अपनी एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जहाँ पर कोई स्टेशन हॉन्टेड नहीं था, जहाँ पर बात कुछ और थी और जो सच था वो दिल दहला देने वाला था। अक्सर मेरा ट्रैवल दूसरे शहरों में होता रहता है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं एक्सप्लोर करने के लिए किसी अदर गांव में जाऊं जो कि मेरा बिल्कुल नोन ना हो। मैंने कई सारे ऐसे गांव की लिस्ट बनाई और आखिरकार मुझे कई सारे गांव मिले जहां मैं ट्रैवल कर सकता था। मैंने किया भी, पर उसमें से एक गांव ऐसा था जिसकी कहानी मैं कभी नहीं भूल सकता, और उस गांव का नाम था बिसरा। मैंने वहां की ट्रेन करी क्योंकि और कोई साधन था नहीं जाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की ओर, तो मैं उस गांव को एक्सप्लोर करके बिसरा गांव की ओर ट्रेन में बैठ गया। पहली बात तो मुझे वहां की टिकट मिल नहीं रही थी, और जब मुझे टिकट मिली तो बड़े ही आनंद फानंद में मिली कि मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि शायद भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं वहां पर जाऊं, कोई ऐसा भूत मिल जाए, हो सकता है। मुझे टिकट मिल गई और मैं ट्रेन में बैठ गया। यही करीब रात को ट्रेन आई होगी 10 बजे के आसपास। मैं उसमें बैठा और ट्रेन चल दी। अक्सर मैं जब कभी ट्रैवल करता हूँ तो अपने साथ हॉरर नॉवेल्स को लेकर ट्रैवल करता हूँ ताकि मुझे और कहानियों को जानने में इंटरेस्ट आए। ये नॉवेल एक गांव के ऊपर थी जो गांव श्रापित है,
जैसे कुलधारा, उसी तरीके से उस कहानी को मैं पढ़ रहा था। सबसे एक अजीब सी चीज हो रही थी कि नॉवेल को जैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करता, आसपास बैठे कुछ पैसेंजर एकदम से परेशान हो जाते। वो बोलते कि भैया या तो आप लाइट ना जलाइए या तो फिर आप ऐसे ही जाइए। उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी और सिर्फ एक इंसान कहता तो मैं मान सकता था, लेकिन मेरे कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे थे वो सबका यही कहना था कि आप परेशान कर रहे हैं, आप या तो बंद कर दीजिए किताब पढ़ना और या तो फिर आप बाहर देखिए। मुझे लगा कि शायद रात को इनको दिक्कत होती होगी पढ़ने में, इसलिए मैंने उसको रख दिया। मैं विंडो सीट पर बैठा था। अब ट्रेन ऐसी थी जिसमें दो तरफ सीट्स होती हैं और बाकी अलग साइड में बर्थ होती हैं, तो मैं विंडो साइड बैठा हुआ था और बाहर की तरफ देखने लगा। पूर्णिमा थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज अगर मैं उस गांव में जाऊंगा, इन 1 घंटों के अंदर जब भी मैं पहुंचता हूं, मुझे कुछ न कुछ पैरानॉर्मल देखने को जरूर मिलेगा या मुझे कोई ऐसा केस मिलेगा जिसको मैं सॉल्व करूंगा। करीबन आधा घंटा बीतता होगा। आधे घंटे के बाद मेरे पास एक फेरी वाला आता है और वो मुझसे कहता है कि मैं उससे एक समोसा ले लूं। उसकी तरफ देखता हूं और वो बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देख रहा होता है। मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं चाहिए। वो मुझसे कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी समोसा होगा। मतलब सुनने में ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मैंने उसको बोला भी कि आप क्या बोल रहे हैं। वो उस समोसे को लेकर वहां से चला गया और गेट के पास खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने घड़ी में टाइम देखा, शायद उस गांव में पहुंचने के लिए मुश्किल से 20 मिनट बचे होंगे। वो इंसान बहुत जोर जोर से अपने हाथ को ट्रेन के उस दरवाजे पर पटकने लगा जो गेट बाहर ही होता है। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और अचानक से उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और मैंने सबको बोला कि वो छलांग लगा चुका है, पर सारे लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर कोई है ही नहीं, कौन छलांग लगाएगा। आप ये सब भूत प्रेत की कहानियां पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। मुझे भी लगा शायद ये मेरा वहम हो, पर वो मेरे पास समोसे को लेकर आया था। मैं उस गेट की तरफ भी गया। मैंने देखा वहां पर कुछ ऐसा निशान नहीं था, तो उस समोसे वाले की टोकरी वहीं पर रखी हुई थी। और बड़ा अजीब सी बात थी कि उसने एक एक करके गोल घेरे के अंदर समोसे लगा रखे थे। उसमें से एक समोसा गायब था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद यहाँ पर कोई फेरी वाला इसे छोड़ कर गया हो, पर वो जो मेरे सामने कूदा उसका क्या। मैं आगे की चीज सोचता। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ के वॉशरूम को एक बार यूज कर लेता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं जब उस वॉशरूम के अंदर गया, एक तो पहली बात, जब इन गांव में जितनी भी ट्रेन्स जाती हैं उनके शीशे बड़े अजीब होते हैं या फिर उनका वॉशरूम इतना साफ होता नहीं है। पर जब मैं उस वॉशरूम के अंदर गया, वो एकदम क्लीन था। उसका मिरर मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी किसी ने लगाया हुआ है। मैं उस मिरर में देख ही रहा था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे गले को जोर से पकड़ लिया है। कोई ऐसा इंसान है जो मेरे ठीक पीछे खड़ा है और मेरा गला जोर से पकड़ रहा है, लेकिन उसके हाथ नॉर्मल हाथ नहीं है, वो पूरी तरीके से जले हुए हैं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पीछे कोई नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा कंजस्टेड वॉशरूम होता है। मुझे लगा कि शायद मेरे मन का वहम हो, शायद मैंने इतनी सारी हॉरर कहानियां पढ़ ली हैं, इस वजह से हो रहा हो। दरअसल हम एग्जॉर्सिस्ट जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो गांव हॉन्टेड होता है, तो अपने आप को पहले ही अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ रक्षा मंत्र से सेव कर लेते हैं, ताकि वहां जाने पर हमारे शरीर को या हमारी आत्मा को किसी तरीके का कोई नुकसान न हो। मैं जैसे ही वॉशरूम का गेट खोलकर बाहर आता हूँ कि मैं देखता हूँ कि अचानक से वही फेरी वाला मेरे आंखों के सामने खड़ा है और मुझसे कह रहा है कि ये आपका समोसा रह गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसको पूछा भी, मैंने उसको जोर से पकड़ा और पूछा कि तुम यहाँ से नीचे कूद गए थे क्या? उसने कहा कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो यहीं पे हूँ तब से। अपना सामान छोड़कर दूसरे वॉशरूम को यूज करने गया था। मुझे अब लग गया था कि ये जो भी हो रहा है ये आम चीज तो नहीं है। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठता हूँ और अपने गुरु का ध्यान करने लगता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं इस ट्रेन के आसपास कोई दिक्कत तो नहीं है या इस ट्रेन में कोई आत्मा तो नहीं है। एहसास तो हुआ था, पर एकदम आखिरी कंपार्टमेंट में, जिस कंपार्टमेंट में मैं था वो उसका आखिरी कोना था, और जिस कंपार्टमेंट में मुझे एहसास हो रहा था कि कोई आत्मा है वो ट्रेन का सबसे लास्ट कंपार्टमेंट था। मुझे लगा कि मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद कोई आत्मा किसी के जरिए या किसी के शरीर में आने के जरिए हेल्प मांग रही हो या मुझसे मदद चाहती हो। मैं अपनी सीट से उठा, अपने बैग को कंधे पर टांगा और आगे की ओर चलने लगा। अभी क्या होता है, जब हम ट्रेन के कंपार्टमेंट्स को बदलते हैं तो बीच में एक छोटा सा गैप होता है। मैं जब उन गैप्स के बीच में से जा रहा था तो मैंने क्या नोटिस किया कि वॉशरूम के पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, और जैसे ही मैं वहां से निकल रहा हूँ वो मेरी तरफ देख रहा है। अजीब बात ये नहीं थी कि मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा, अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे हर कंपार्टमेंट के बीच में एक इंसान उस खाली गैप पर बैठा हुआ नजर आने लगा। आखिरी कंपार्टमेंट तक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगने लगा कि वो सारे इंसान जो उन गैप्स में बैठे थे वो धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहे हों,
क्योंकि जैसे ही मैं एक दरवाजा खोलकर बंद करता और दूसरे दरवाजे की ओर जाकर उसको बंद करता, मैं पीछे मुड़कर देखता तो मुझे यूं लगता कि शायद वो सारे के सारे उस दरवाजे के पास खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद जब मैं आखिरी कंपार्टमेंट में पहुंचता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। वो कंपार्टमेंट पूरी तरीके से खाली है। सामने से एक टीटी आ रहा होता है और वो मुझसे कहता है कि हाँ जी बोलिए, क्या चाहिए, क्या सीट नंबर है आपका? मैंने बोला कि मेरा सीट नंबर C15 है। तो वो कहता है, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? किसी भी कंपार्टमेंट में आ जाते, चले जाइए अपने नंबर पे। आ जाते हैं, पता नहीं सीट होती नहीं है, बस यहाँ आ जाते हैं और दोबारा इस कंपार्टमेंट में मत आ जाइएगा, चलिए। वो मुझे धक्के देकर वहाँ से निकालने लगा। खैर उसका भी अपना काम था तो मैं मना नहीं कर सकता था। मैं वापस आया और जैसे मैं इस बार बीच के किसी कंपार्टमेंट में पहुंचा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि वो क्या कंपार्टमेंट था। बस उस ट्रेन में शायद एक ही एसी कोच था या 2-3 हो सकते हैं। अब आम धारणा ये है कि जब आप किसी एसी कंपार्टमेंट के अंदर जाते हैं नॉर्मल से तो आपको ठंडा लगता है, पर जब मैं एसी कंपार्टमेंट के अंदर गया तो मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सोचने वाली बात थी। मुझे लगा शायद एसी बंद होगी यहाँ की, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कभी कभी सफोकेशंस भी हो जाते हैं। लेकिन जब मैं आगे जाने लगा तो मैंने देखा कि सारे लोग, जब आप ऐसे नॉर्मल भी देखेंगे किसी ट्रेन में, तो वहाँ पर सारे लोग ऐसे सफेद चादर ओढ़कर लेटे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम किसी मॉर्ग में टहल रहे हैं। मुझे सेम वैसा ही फील हो रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी गर्म मॉर्ग के अंदर आ गया हूँ जो बहुत ज्यादा गर्म है। वहाँ पर सारे लोग ऐसे लेटे हुए थे जैसे वो सब मुर्दा हों, पर शायद रात का समय था, सोने का समय होगा, इस वजह से सब सो रहे होंगे। किसी की भी हलचल नहीं हो रही थी, सबके ऊपर सफेद चादर पड़ी हुई थी। मैं थोड़ा ही जैसे 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि सबके शरीर एक साथ उठकर बैठ गए हैं। और ये सबसे ज्यादा अजीब था मेरे लिए, क्योंकि सब उठकर पता नहीं कुछ बोल रहे थे। मैंने थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो वो सब एक साथ कह रहे थे, कूद जाओ, कूद जाओ, अभी कूद जाओ वरना मारे जाओगे, कूद जाओ यहाँ से। वो सारे लोग मुझे कूदने के लिए कह रहे थे। ये बहुत अजीब था मेरे लिए। मुझे लगा कि हो ना हो ये सारे के सारे एक साथ पोजेस हो चुके हैं और अब मुझे इनके लिए कुछ करना जरूर होगा। मैंने तुरंत अपने गले में धारण किया हुआ वो रुद्राक्ष निकाला और सोचा कि एक बार इसका जाप करता हूँ। मेरे पास एक अभिमंत्रित जल भी था। मैंने सोचा अपने बैग से निकालकर इन सबके ऊपर एक बार करता हूँ, शायद ये लोग ठीक हो जाएं। शायद किसी ऐसी आत्मा ने इस ट्रेन के अंदर घर कर लिया है जो इन सबको एक एक करके पोजेस कर रही है या एक साथ पोजेस कर रही है, या शायद कोई ब्रह्म राक्षस हो। मैंने जल को अभिमंत्रित किया और उसके बाद हर एक इंसान के ऊपर छिड़का। मुझे लगा कि शायद मेरे इस प्रक्रिया से कोई ना कोई सही हो जाए। पर मैंने जैसे ही ये किया, मैं क्या देखता हूँ कि दूसरी तरफ से वो टीटी जो मुझे मना कर रहा था वो इस कंपार्टमेंट में वापस आ गया है और वो मुझसे कहता है, तुम लोग पैसेंजर्स को सोने क्यों नहीं देते हो यार? चोर हो क्या? इधर आओ, चलो अपना टिकट दिखाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या इसे ये सारे के सारे इंसान उठे हुए नहीं दिख रहे हैं या फिर ये मेरे दिमाग का फितूर है? मैंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए उस टीटी से पूछा कि क्या आपको पैसेंजर्स बैठे हुए नहीं दिख रहे हैं? वो पैसेंजर्स की तरफ देख ही नहीं रहा था। वो मुझसे बार बार कह रहा था कि टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। मैंने अपना टिकट दिखाया भी तो उसने कहा कि ये मैं जमा कर लेता हूँ और अब तुम अपनी सीट पर जाकर बैठो। शायद अगेन ये मेरे दिमाग का कोई फितूर होगा, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर इतने सारे लोग कैसे बैठ सकते हैं? और मेरे जल मारने के बावजूद भी ये लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे। मुझे केवल सुनाई दे रहा था कि चले जाओ, चले जाओ। उस कंपार्टमेंट को क्रॉस करने में मुझे कम से कम 30 सेकंड का टाइम लगा, लेकिन उस 30 सेकंड के अंदर अंदर मुझे बार बार यही सुनाई दे रहा था कि चले जाओ, यहाँ से कूद जाओ, यहाँ से कूद जाओ। मैं जैसे ही उस कंपार्टमेंट से बाहर निकलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत गेट के पास खड़ी हुई है। मैंने उससे बोला भी कि आप गेट के पास मत खड़े होइए, यहाँ खड़े होंगे तो खतरा है, आप थोड़ा सा साइड में आ जाए या फिर सीट पर जाकर बैठ जाए। और उस गेट के ठीक अपोजिट साइड में एक और इंसान खड़ा हुआ था जो पता नहीं क्या कर रहा था, शायद बैग से कुछ तलाश रहा हो। मैंने दोनों को एक साथ यही बोला कि आप लोग गेट से हट जाइए, पर उन दोनों ने मेरी बात सुनी नहीं। और जब मैं दूसरे गेट की तरफ यानी कि दूसरे कंपार्टमेंट की ओर अंदर जाने लगा तो उस लेडी ने मुझसे कहा, अरे सुनना भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा है? उस औरत ने मुझसे अपने पति के बारे में क्यों पूछा? मैंने कहा सॉरी, मैं आपको जानता हूँ क्या? तो वो औरत मुझसे कहती है, क्या भाई साहब, आप एक ही ट्रेन में सफर कर रहे हो और अनजान कहते हो? मैंने उस औरत से कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर सब एक ही साथ ट्रेन में सफर कर रहे हो तो सब एक ही हो। जरूरी हो भी सकता है साहब, खैर कोई बात नहीं। उस औरत के हाव भाव और उस औरत के बातें मुझे कहीं से समझ आ नहीं रही थी। मैं वापस से अंदर जाने के लिए मुड़ा तो दूसरे गेट पर खड़ा हुआ वो इंसान जो अपने बैग में कुछ तलाश रहा था वो मुझसे कहता है, अरे भाई कहाँ घूम रहे हो? रात का टाइम है, चोरू चक्के घूमते रहते हैं। या अभी देखो मेरे बैग में से भी सामान चोरी हो गया। अब बताओ मेरे भाई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? चोर, मैं या तुम? खैर तुम तो अपने हो, तुम चलो अपनी सीट पे चले जाओ।
तुम अपने हो, आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पर मैं किसी के साथ नहीं था। मुझे पता है कि मैं किसी के साथ नहीं था, पर ये लोग मुझे अपना क्यों कह रहे हैं? बड़ा अजीब था मेरे लिए। खैर, इसके बाद मैं अपनी सीट पर आकर बैठता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सीट पर ही दो करीबन 20 साल या 21 साल के बच्चे बैठे होंगे और वो आपस में एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। जैसे ही मैं उस सीट के पास पहुंचता हूँ, वो मुझे घूर कर कहते हैं, क्या भैया अपनी सीट को छोड़कर चले गए? अब देखो खाली हो गई ना, अभी कूद जाते तो क्या होता? अच्छा हुआ कूदे नहीं। मैंने बोला, क्या बातें कर रहे हो तुम ये सब? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? उन दोनों में से एक बच्चे ने मुझसे कहा, अरे भैया कूद जाओ, खड़े क्यों हो? इसके बाद मैं कूदूंगा, वो देखो गेट की तरफ। उस 21 साल के बच्चे ने अपने हाथ से गेट की तरफ इशारा किया तो जितने भी पैसेंजर थे उस कंपार्टमेंट के, वो सब एक एक करके उस गेट के पास खड़े थे और एक साथ कूद गए नीचे। फिर वो बच्चे जो मेरी सीट पर बैठे थे जोर जोर से हंसने लगे। देखा, कूद गए ना। आप भी कूद जाओ, मजा आएगा। मैंने कहा, आखिर ये हो क्या रहा है? मैंने उन बच्चों को जोर से पकड़ लिया। वो बच्चे मेरी तरफ देखकर कहने लगे, अरे मरे हुए को क्या पकड़ोगे भैया, आप भी कूद जाओ ना। उनकी आवाज में और उनके चेहरे में खौफ साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा था। जितनी देर में मैं उनको पकड़ने की कोशिश करता, वो जोर से मेरा हाथ झटक कर गेट की तरफ गए और मुझसे बोलने लगे, भैया कूद जाना, अगर किसी ने पकड़ लिया तो ट्रेन का क्या होगा? और ये बोलते हुए वो दोनों एक साथ छलांग लगा देते हैं नीचे। बाहर बहुत अंधेरा था तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। घड़ी में आधा घंटा बीत चुका था लेकिन मैं अभी तक अपने स्टेशन पे नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन अचानक से रुकती है। जितनी देर में मैं इन सारे पहेलियों को सुलझाऊं, वो ट्रेन रुकती है और वहां पर कोई स्टेशन नहीं होता। शायद कोई आउटर रहा होगा। मैंने एक बार कंपार्टमेंट की तरफ नजर डाली। उस कंपार्टमेंट में सारे पैसेंजर्स कूद चुके थे, बस मैं बैठा था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई चोर लुटेरा ना आ गया हो या कुछ ऐसा, या ट्रेन में कोई ऐसी दुर्घटना जिसकी वजह से ये लोग कूद गए हों, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ट्रेन से बाहर झांक कर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बाहर एक साधु है जो बैठे हुए हैं और वो मुझे बार बार अपनी तरफ बुला रहे हैं। उनके पीछे शायद 10-15 लोग खड़े हुए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रहे थे। मैंने इस चीज को इग्नोर किया और थोड़े ही समय में एक स्टेशन आ गया। मैं उतरा और मैंने खाने पीने के कुछ सामान लिए। मैं सोचने लगा कि पता नहीं मैं क्या करूं यहाँ पर, क्या ना करूं, फिर से चढ़ूं या ना चढ़ूं, बट स्टिल मैं चढ़ गया। और जैसे मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, मैंने सोचा कि अब तो सफर अकेले बीतेगा। शायद वो मेरे मन का वहम होगा जो पैसेंजर्स होंगे, या कुछ भी होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मैंने वापस से अपनी नॉवल खोल के पढ़ना शुरू किया कि इतनी देर में मेरे कानों में एक आवाज आती है, अरे भैया मत पढ़ो यार, आपसे कितनी बार बोला गया है, क्यों पढ़ रहे हो आप? हमारी भी नींद डिस्टर्ब करते हो। लाइट तो बंद कर दो या खिड़की की तरफ देखो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि ये वही आवाज थी जो मैंने उस पैसेंजर की सुनी थी ट्रेन में बैठने के बाद। मैं ऊपर मुंह उठाकर देखता हूँ तो वही सारे पैसेंजर एक साथ फिर से बैठे होते हैं और वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से कह रहे होते हैं कि मैं उधर देखूं, खिड़की की तरफ। मैं खिड़की की तरफ देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद एक समोसे वाला मेरे पास आता है। मुझसे कहता है कि साहब समोसे ले लो, यह आपकी लाइफ का आखिरी समोसा होगा। मेरे साथ वही सिनेरियो बार बार घटित हो रहा था और जैसे ही मैंने अपनी घड़ी पर नजर मारी, मैं समय में आधे घंटे पीछे था, जिस समय पर मैं पिछले गांव से चढ़ा था। मेरे साथ बार बार वही होने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि आखिरी में किसी ने बुलाया है मुझे और मैं इस बार मैं जाने की कोशिश करने लगा। मुझे वापस से उस टीटी ने भेजा और मुझे वापस से वही दोनों इंसान खड़े दिखे। उसमें से एक इंसान बैग में कुछ देख रहा था और दूसरी औरत बाहर गेट की तरफ देख रही थी। आदमी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चोर है। औरत एक अच्छे घर की लग रही थी, पर आखिर ये दोनों थे कौन? मैंने फिर से उस औरत को पूछा कि बहन जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पति कहाँ है और आप यहाँ पर कैसे आए? मैं जितनी देर में उस औरत से ये बात पूछता, पीछे खड़ा हुआ वो इंसान जो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था, वो वापस से मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, अरे भैया क्यों पूछ रहे हो उनसे, वो जवाब तो देंगी नहीं। आप एक काम करो, आप अंदर चले जाओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बार बार मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहा है। मैंने उसको पूछा भी कि तुम मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हो, तो वो मुझसे कहने लगा, भैया दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, इसीलिए कह रहा हूँ चले जाओ, क्या पता अगली दुर्घटना आपके साथ हो जाए।
मैं जितनी देर में उसकी बात को सोच पाता या समझ पाता, मेरे पीछे खड़ी वो औरत मुझसे कहती है, भैया अच्छा खासा मैं अपने परिवार के साथ गांव जा रही थी, अचानक से पता नहीं मेरा बच्चा और मेरे पति कहाँ चले गए। आप मुझे बता सकती हैं कि वो कैसे दिखते थे या उन्होंने क्या पहन रखा था? आप इतना कहते हो तो मैं बता देती हूँ। जैसे ही उस औरत ने कहा, वो ट्रेन वहां पर हल्की हो गई, थोड़ा सा रुक गई और इसके ठीक बाद उस औरत ने बाहर छलांग लगा दी। मैं झांक कर क्या देखता हूँ कि उस औरत का शव और उसके पूरे परिवार का शव वहीं नीचे पड़ा हुआ है, बहुत बुरी हालत में।